सो कल मैंने जो वीडियो बनाया था थर्ड वाला, आई थिंक तुम लोगों में से जितने लोग क्लास करते हो इतने लोगों ने तो देखा ही होगा इसको, जो है कल पढ़ा ही होगा। बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों ने पढ़ा है कल? कल वाली क्लास सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कल वाली क्लास सबने किया? सबने वीडियो देखा? सब लोग वीडियोस देखो, ठीक है। और जो है पिछली वाली वीडियो, क्योंकि क्योंकि भाई थ्योरी पढ़ना जरूरी है। एक बार एग्जाम दोगे ना, हाँ, और एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि एमसीक्यूज की लाइंस, ऐसा लगता है कि एमसीक्यू की लाइंस याद हो गई है कि किस तरीके का क्वेश्चन लिखा गया है, और उसमें इज नॉट और इज का भी आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। हाँ, तो आप गलत सही आंसर टिक करके आओगे, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना कि अरे ये तो मुझे आ रहा था और मैं इसको समझ नहीं पाया, तो भाई ये समझना आप ही की जिम्मेदारी है, और वो आप समझ तभी पाएंगे जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो। तो ये होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चन आंसर याद करके जाओगे और सही टिक लगा के आओगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये तो पढ़ रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ चैप्टर वाइज पढ़ो। हर चैप्टर के हर लाइन का मतलब, हर एक टॉपिक का मतलब क्या काम करता है, कैसे लिखा जाता है, एग्जैक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ ही आंसर्स आते हैं। तो आपको याद रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान से पढ़िए, और ये भी पढ़ो, क्योंकि अगर उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता ना तो मैं खुद ही नहीं पढ़ाती। हाँ, नहीं तो मुझे मुझे क्या जरूरत तुम लोगों को इतना बेकार में पढ़ाने की और टाइम वेस्ट कराने की, बताओ। नहीं तो तुम शायद, तुम्हारा एग्जाम है, जितना तुम इस पे काम नहीं करते होगे उतना मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना पड़ता है, फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, फिर मैं एक एक चीज आप लोग को दिखा पाती हूँ। तो डू समथिंग। चलो, तो कल बहुत सारे हम लोगों ने जो है टॉपिक्स पढ़े थे, और इस वाले ये जो थर्ड चैप्टर है आपका, इसमें आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं कि एक्टिविटी, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, परमिशन सिस्टम, लेआउट्स, ऑल लेआउट्स, एंड आफ्टर दैट इंटेंट। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सम बेसिक यूआई कंपोनेंट्स। तो ये आपको ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में मिलेंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर करेंगे। बाकी उसके बाद तो जो चैप्टर्स आएंगे वो एक एक में है, जैसे मेन न्यूज वो एक चैप्टर में है, जैसे एडवांस यूआई कंपोनेंट्स वो एक चैप्टर में है, जैसे थ्रेड्स इन एंड्रॉइड वो एक चैप्टर में है, कंटेंट प्रोवाइडर इन स्टोरेज ये एक चैप्टर में। तो ये सब अलग अलग टॉपिक है जो कि एक चैप्टर में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें पूरा 1 to 3 तीनों में है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझो, एंड आंसर सबको करना है। आप लोग बताइएगा मुझे कि कौन सा आंसर सही होगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे कि ये विजिबल है अच्छे तरीके से, विजिबल है ना स्टूडेंट्स? विजिबल है? ओके, ओके, सो लुक, देखो निखिल, अभी रिमूव कर दूंगी मैं, हटाओ इसको, हटाओ। अगर तुम इसको स्केच करते रहोगे, ठीक है, मुझे तुम्हें रिमूव करते हुए भी टाइम नहीं लगेगा। सो सही तरीके से बैठो, देखो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज एन एक्टिविटी इन एंड्रॉइड। तो एक्टिविटी क्या है? तो ये आप सब लोग जानते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट है मैनेज द एप्लीकेशन कंटेंट। नो, मैनेज द एप्लीकेशन कंटेंट को मैनेज करना, सिर्फ कंटेंट मैनेज करना ये एक्टिविटी का काम नहीं है। स्क्रीन यूआई, ये कह सकते हैं स्क्रीन यूआई नहीं है, इट इज अ व्हाट, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द स्क्रीन। मैंने आपको दिया, ये भी बताया है कि 4 ही ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है कि कोई 2 सही है, अगर आपको लगता है कि इसमें से, तो उसमें आपको वही वाला चूज करना है जिसकी प्रियोरिटी ज्यादा लग रही है, या जो आपको लग रहा है कि जो बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको क्या है कि एक्टिविटी क्या करता है,
स्क्रीन पे एक्शंस परफॉर्म कराने का काम करता है। व्हाट इज कंटेन्ड विद इन द लेआउट एक्सएमएल फाइल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाँ, लेआउट फाइल्स, जो लेआउट एक्सएमएल फाइल्स होती हैं उनमें क्या रहता है? परमिशन रिक्वायर्ड फॉर द ऐप, नो। द स्ट्रिंग यूज्ड इन द ऐप, नो। द कोड विच इज कंपाइल्ड टू रन द ऐप, नो। जो कोड है वो जावा में रहता है। जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल रिसोर्स फाइल के अंदर रहता है। जो परमिशंस है वो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल जो मेन प्रोजेक्ट का एक पार्ट है उसमें रहता है। तो इसमें कौन सा सही है? ओरिएंटेशन एंड लेआउट दैट स्पेसिफाई व्हाट द डिस्प्ले लुक लाइक, कैसा डिस्प्ले दिखेगा, कैसा स्क्रीन दिखेगा। नेक्स्ट बताइएगा, द फाइल स्पेसिफाइज द लेआउट ऑफ द स्क्रीन, which one is the file that specifies the layout of the screen? It is layout file. What? It is layout file. सबको आंसर करना है, सब लोग एक्टिव होके बैठे एंड अपना जो लिखना है वो आप लिखते भी रहिए, बताइए भी। तो जो स्क्रीन का लेआउट स्पेसिफाई करता है वो कौन सी क्लासेस है? वो लेआउट है, लेआउट डॉट एक्सएमएल, वो लेआउट की फाइल्स होती हैं जितनी भी एक्सएमएल की फाइल्स होती हैं। व्हाट इज एन एक्टिविटी? जैसा मैंने बताया कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, है ना। बाकी क्या है कि एक क्वेश्चन आपको कई अलग अलग तरीके से लिख सकता है, पूछ सकता है। व्हाट इज एन एक्टिविटी? अ सिंगल स्क्रीन दैट यूजर सी ऑन द डिवाइस एट वन टाइम। यार एक सिंगल स्क्रीन होती है जो कि एक यूजर एक टाइम में देखता है। नेक्स्ट है अ मैसेज सेंट अमॉन्ग द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स, नो। कंपोनेंट दैट रन्स इन द बैकग्राउंड, नो, इट इज सर्विस। कंटेस्ट रिफरिंग टू द application environment, no, it is a single screen that user sees on the device at one time. Only one activity shows on the screen at one time. Okay. Next, what the activity is not in focus when the activity is not in focus but is still visible on the screen, it is in which state? अगर एक एक्टिविटी अभी विजिबल नहीं है, सॉरी, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी इज नॉट फोकस, मतलब बस वही स्क्रीन नहीं दिख रही है बट विजिबल है। मतलब जैसे हम लोग क्लिक कर देते हैं बटन्स पे और कई स्क्रीन, कई एक्टिविटी ऐसे छोटे छोटे पार्ट में दिखने लगती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो कौन सी वो कौन सा स्टेट है? वो वेरी गुड, वो कौन सा स्टेट है? वो पॉज्ड स्टेट है। ये जिसने भी सी बोला ना, ये गलत है। पॉज्ड स्टॉप स्टेट नहीं होगा, स्टॉप तब होगा जब विजिबल नहीं होगी। तो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, देयर कैन बी ओनली वन रनिंग एक्टिविटी एट द गिवन टाइम, बिल्कुल सही है। जब मैंने पढ़ा था तब भी आपको बताया होगा कि देयर कैन बी ओनली वन रनिंग एक्टिविटी एट वन टाइम, सिर्फ एक ही एक्टिविटी हो सकती है एक टाइम पे रन करती हुई। इसमें आप बताइएगा कौन सा आंसर सही है। तो देखो इसमें आप समझ सकते हो किससे? ऑन रीस्टार्ट से। ऑन रीस्टार्ट, ये सबसे फर्स्ट तो ये गलत है क्योंकि ऑन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय इस नाम का कोई मेथड ही नहीं होता है, पहला वाला गलत है। ये गलत है क्योंकि इसमें ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन पॉज, इसमें ऑन रीस्टार्ट वगैरह कहीं दिया नहीं है। इसमें सिर्फ ऑन रिज्यूम दिया है, इसमें पहले कुछ होगा, आई थिंक छूट गया है, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा है? जिसमें सारे स्टेट दिए हुए हैं, साथ ही आप देख सकते हो कि ऑन रीस्टार्ट को कब कॉल किया जाता है? ऑन डिस्ट्रॉय के पहले। तो ये एक देखते हुए भी आप बस देखते ही आप समझ जाओगे कि कौन सा वाला सही है। बी वाला आंसर क्या है? सही है। ऑन एक्टिविटी स्टार्टेड, इस नाम का भी कोई मेथड इसमें इसके कॉल बैक मेथड्स में, एक्टिविटी के कॉल बैक मेथड्स में नहीं होता है। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था। ओके, तो रीस्टार्ट को कब कॉल किया जाता है? जब एक्टिविटी एक बार स्टॉप होने के बाद, पॉज होने के बाद नहीं, स्टॉप होने के बाद फिर से शुरू की गई हो, तो उस टाइम पे रीस्टार्ट पहले कॉल होता है और उसके बाद फिर से स्टार्ट मेथड पे चला जाता है। ठीक, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखो एक क्या होता है कि स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, आपने एक मेथड देखा होगा स्टार्ट एक्टिविटी।
आपने एक मेथड देखा होगा, कौन सा, स्टार्ट एक्टिविटी। ये कब स्टार्ट एक्टिविटी मेथड ये कब यूज होता है? स्टार्ट एक्टिविटी नाम का मेथड आप बताओ कि कब यूज होता है, कौन यूज करता है, ये बताओ। स्टार्ट एक्टिविटी नाम का मेथड कौन यूज करता है? कौन यूज करता है? स्टार्ट एक्टिविटी नाम का मेथड किस क्लास के साथ यूज किया जाता है? वेरी गुड। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही बताया, जैसे अंजू ने सही बताया और अनुराग ने सही बताया कि इंटेंट के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ? इंटेंट के साथ यूज किया जाता है। जब हमें क्या करना होता है, इंटेंट के थ्रू कोई एक्टिविटी ओपन करानी होती है। जैसे हमने इंटेंट बनाया, उसमें एक्टिविटी स्पेसिफाई किया। अब जब हमें एक्टिविटी फाइनली लॉन्च करनी है, इंटेंट होता है ना जो दूसरी एक्टिविटीज को कॉल करता है, तो उसमें हम स्टार्ट एक्टिविटी नाम के मेथड का यूज करते हैं। लेकिन एक और मेथड होता है इंटेंट के साथ ही, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो फॉर रिजल्ट कब कॉल होता है? जब हम इंटेंट के साथ, जब हम क्या करते हैं, जब हम इंटेंट के साथ कोई दूसरे मैसेजेस, जैसे आपको बताया ना कि आप कोई अदर इंफॉर्मेशन भी इंटेंट के साथ दे सकते हो, कब आप दूसरे मेथड्स भी, दूसरे मैसेजेस भी पास कर सकते हो इंटेंट के साथ। किस क्लास के थ्रू? कोई बताएगा किस क्लास के थ्रू हम इंटेंट के साथ दूसरे मैसेजेस भी पास कर सकते हैं, वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी? बताओ, वो स्टोरेज की क्लास का क्या नाम होता है जिसमें हम और दूसरे इंफॉर्मेशन रख के पास करते हैं? कोई बता सकता है? नहीं, हम कोई नहीं हम कोई दूसरे इंफॉर्मेशन, जब हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे पास करना होता है इंटेंट के थ्रू, तो किसमें हम स्टोर करते हैं सारे इंफॉर्मेशन को? किस क्लास में? बंडल क्लास में। वेरी गुड ममता कुमारी। किसमें पास करते हैं? बंडल क्लास में हम उसके मैसेजेस को पास करते हैं। तो वो जो बंडल क्लास, वो जब हम मैसेज को पास करते हैं उस टाइम पे जो हम मेथड का यूज करते हैं एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए, दैट इज स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। और ये जब मेथड कॉल होता है तो दो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, दो रिटर्न प्रोवाइड करता है, दैट इज रिजल्ट ओके एंड रिजल्ट कैंसल। ओके हो सकता है या कैंसल हो सकता है। तो इसमें आपका डी आंसर सही है, ए एंड डी। अब देखो, विच एंड्रॉइड लाइब्रेरीज प्रोवाइड्स, ये सारे शायद आपने ये क्वेश्चन कई जगह पढ़ा होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें कौन सा सही है? वो एंड्रॉइड की कौन सी लाइब्रेरी है जो कि एक्सेस प्रोवाइड करती है? किसका? व्यू, लिस्ट और बटन का। ध्यान से अब देखो क्या है, कह रहा है कि ये अगर आपसे क्लास नहीं पूछ रहा है, दो चीज है, बहुत सारे लोग ए बता रहे हैं, वो ए क्यों बता रहे हैं मुझे पता है। देखो, अगर आपसे पूछे कि ये जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हैं वो किस क्लास से लिए गए हैं, तो वो क्लास कौन सी है? क्लास कौन सी है? रिप्लाई, क्लास कौन सी है? क्लास है व्यू क्लास। कौन सी क्लास है? वेरी गुड ज्योति। कौन सी क्लास है? व्यू क्लास है, जिससे ये सब लिया गया। पूछ रहा है लाइब्रेरी, क्लास नहीं पूछ रहा है, लाइब्रेरी पूछ रहा है। provides access to the views, list and buttons, that is android.webkit library that provides access to the all. So answer D is the correct. बताओ, the layout that allows all included element must be in order. एक ऐसा लेआउट जो कहता है कि सारे एलिमेंट्स, इसके सारे चाइल्ड एक ऑर्डर में होने चाहिए। कौन सा होगा जिसमें ऑर्डर में होना चाहिए? कौन सा होगा? इट इज लीनियर लेआउट, जिसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? एक ऑर्डर में होने चाहिए। वेरी गुड आबिद, सूरज। सो इट सारे क्या होने चाहिए? ऑर्डर में होने चाहिए। आइदर इट मे बी इन हॉरिजॉन्टल, इन रो और इन कॉलम। ओके, अब देखो एक कुछ इवेंट्स भी आपको यहाँ पढ़ने हैं। इवेंट लिसनर है ना, सो कह रहा विच लिसनर, कौन सा ऐसा लिसनर है जो बटन के क्लिक इवेंट पे काम, बटन के क्लिक इवेंट पे कौन सा काम करता है? क्लिक लिसनर भी आपको सही लगेगा, सेट ऑन क्लिक भी सही लगेगा, सब सही लगेगा, लेकिन ऑन क्लिक कोई इसमें नहीं होता है। ऑन क्लिक नहीं, डी ओके। तो ऑन क्लिक नाम का यह मेथड नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उस पूरे मेथड का नाम क्या है? जो मेथड बटन की क्लिक इवेंट क्लिक करने पे जो कॉल होता है
उस मेथड का नाम क्या है? उसका नाम है ऑन क्लिक लिसनर। इसके साथ क्या जुड़ा होता है? ऑन क्लिक लिसनर जुड़ा होता है, सिर्फ ऑन क्लिक नहीं जुड़ा होता है। ये तो हम किसी पर्टिकुलर बटन पे जब हमें कोई क्लिक इवेंट बाइंड करना हो जावा वाले पेज के साइड से, तो हम इस नाम के मेथड का यूज, सेट ऑन क्लिक लिसनर। जब जावा वाले पेज से किसी बटन के क्लिक इवेंट बटन पे कोई क्लिक इवेंट बाइंड करना हो, ठीक है, तो वो उस टाइम में हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर नाम का मेथड होता है जो बटन के क्लिक करने पे कॉल होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑन क्लिक लिसनर। तो ये क्लिक इवेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इवेंट हैंडलिंग है इस चैप्टर में। नेक्स्ट बताना, ऑल लेआउट क्लासेस, कल ही मैंने आपको बताया था सारी लेआउट क्लासेस सब क्लासेस हैं। किसकी? सारी लेआउट क्लासेस सब क्लासेस हैं। किसकी? देखो, व्यू ग्रुप कुछ है नहीं, व्यू ग्रुप हम उसको कहते हैं, व्यू ग्रुप हम उसको कहते इस वजह से हैं क्योंकि व्यू, सारे लेआउट्स को हम व्यू ग्रुप कहते हैं क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आ सकते हैं। लेकिन जो क्लास है जिससे कि ये सारे लेआउट्स इनहेरिट किए गए हैं, उस क्लास का नाम है व्यू। और उस क्लास को कॉल करने के लिए कॉल करना पड़ता है android.view क्लास, ये डॉट व्यू, जो क्लास जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो वो उस क्लास का नाम है व्यू क्लास। व्यू ग्रुप तो हम उसको कहते हैं, इट इज अ व्यू ग्रुप जिसमें दैट देयर में बी मल्टीपल चाइल्ड्स, multiple other components as the child, as a view. Okay, so class का नाम क्या है? view नाम है। अब बताइएगा, which of the following layout in Android arrange all its children in rows and columns? Which one layout arrange all its children in the format of rows and columns? सबको पता है, it is table layout। टेबल लेआउट ऐसा है जिस जब आपको रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में अपने रिकॉर्ड्स, अपने सारे कंपोनेंट्स, सारे अपने डेटास को दिखाना हो, उस टाइम आप इस लेआउट का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर ना जो अब टेबल लेआउट आपने बना दिया, लेकिन एक एक जब रो बनाना होता है, क्योंकि टेबल पहले हम क्या बनाएंगे, पहले रो बनाएंगे, फिर उस रो के अंदर कॉलम्स बनाएंगे और उसमें वैल्यूज रखेंगे। उसके लिए जो टैग होता है उसका नाम होता है टेबल रो। ये आपसे पूछ सकता है, उसका नाम होता है टेबल रो, जो टेबल लेआउट के अंदर चाइल्ड की तरह काम करता है और एक एक रो को क्रिएट करने का काम करता है। ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ लीनियर लेआउट? देयर आर मेनली टू जो है ओरिएंटेशन इन दिस इन लीनियर लेआउट। विच वन इज द डिफॉल्ट? सो हॉरिजॉन्टल लेआउट इज द default layout. Okay, which one is the default layout? Horizontal layout is the default layout. अगर आप default वैसे तो सेट करना पड़ता है ना, सेट करना पड़ता है आपको, but horizontal is the default layout. Okay, फिर से वही है कि which one Android layouts provide access all UI प्री-बिल्ड एलिमेंट्स? ये भी पूछ सकता है। वो सेम ही बात है कि जितने भी यूआई के पहले से बने बनाए एलिमेंट्स हैं, उनमें जैसे बटन्स, लिस्ट, व्यूज एंड मेनी मोर, उनको जो लाइब्रेरी की बात कर रहा है, लाइब्रेरी जो प्रोवाइड करती है वो कौन सी लाइब्रेरी है? तो इट इज वेबकिट। ठीक है, जो बी बोल दे रहे हैं ये बी नहीं है भाई, ठीक है। थोड़ा ये मैं अगर इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूं तभी तो ये दिख रहा है ना सबको, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पीछे वाले क्वेश्चन छूट जा रहे हैं तो बार बार बोलने लग रहे हैं। बताओ, तभी तो दिखेगा ना ये आपको। हाँ, ठीक है। तो बोल रहा है कि द एंड्रॉइड लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द यूआई प्री-बिल्ट एलिमेंट्स, इट इज वेबकिट लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स access to the all pre-built elements. How many components that can be used in Android application? How many main components? देखो यहाँ पे आपको एक आंसर आपको देखने को मिलेगा
कि हाउ मेनी मेन कंपोनेंट्स कैन बी यूज, तो देयर कैन बी 4 कंपोनेंट्स। वो 4 मेन कंपोनेंट्स कौन सा है ये भी पूछ सकता है कि इज ब्रॉडकास्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सो यस इट इज एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर। कौन कौन से हैं? एक्टिविटीज, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर। ये कुल 4 एंड्रॉइड के मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज ट्रू अबाउट एंड्रॉइड एक्टिविटी। एंड्रॉइड के का जो एक्टिविटी कंपोनेंट है उसके बारे में इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? सो एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्क्रीन with a user interface. In short, activity performs action on the screen. Next, application has more than one activity. Then one of them should be marked as an activity that is presented when application is launched. Yes, ये वाला भी true है, क्योंकि देखो क्या है कि क्या कह रहा है आपसे, आप इसकी बात समझिएगा। कह रहा है कि एक एक्टिविटी होती है जो एक सिंगल स्क्रीन होती है एक यूजर इंटरफेस के साथ। अगर आप इसको शॉर्ट में कहोगे तो एक्टिविटी, अभी आपको इससे पहले भी एक आंसर सुनने को मिला था ना कि एक्टिविटी परफॉर्म्स एक्शन ऑन द स्क्रीन। सही है ये। एक और कह रहा है कि एक एप्लीकेशन बहुत सारी एक्टिविटीज, एक एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। सो ऑफ कोर्स हो सकती हैं, एक एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। एंड वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक मार्क होनी चाहिए। कैसी? लॉन्चर एक्टिविटी की तरह। ठीक है, और ये हम लोग मार्क करते हैं कहाँ पे? ये हम लोग मार्क करते हैं कहाँ पे? मैनिफेस्ट फाइल में। आप लोगों ने देखा है कि हम लॉन्चर एक्टिविटी की तरह किसी एक्टिविटी को मार्क करते हैं कहाँ पे? मैनिफेस्ट फाइल में। तो ये आप लोगों ने देखा हुआ है, तो ये वाला भी सही है। There are all activities is implemented as the subclass of activity class. Yes, there is a activity class. All the activities is the subclass of the activity class. अगर आपको 2 आंसर भी सही लगे और एक all of them का ऑप्शन है, then of course all of them is the right answer. Okay. Next बताना. What is true about intent? Intent components. Intent के बारे में बताओ, सब लोग बताओ। चार्जर चाहिए। बताओ कौन सा देख रहे थे? ओके, एक्सटर्नल एलिमेंट्स सच एज स्ट्रिंग, कॉन्स्टेंट्स एंड ड्रॉएबल पिक्चर्स, नो। यूआई एलिमेंट्स दैट आर ड्रॉन ऑन स्क्रीन इंक्लूडिंग बटन, लिस्ट, नो। View hierarchies that control screen format and appearance on the views, no, appearance control नहीं करता। Message wiring components together, क्या करता है? मैसेज और वायरिंग कंपोनेंट है जो एक साथ सारे मैसेज दिखाता है और बहुत सारे कंपोनेंट को एक साथ लाता है, एक वायर में करता है। नेक्स्ट बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज व्यू हियरार्की दैट कंट्रोल स्क्रीन। ये अभी आपने ऊपर देखा था, व्यू हियरार्की दैट कंट्रोल स्क्रीन फॉर्मेट एंड अपीयरेंस ऑन द व्यूज, so it is called layout। जो ये वाला इसका ऑप्शन था उसका राइट आंसर इंटेंट नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर लेआउट होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बताना, which of the following component has UI element that are drawn on the screen? Okay, अच्छा, ये भी हम लोगों ने इसमें एक ऑप्शन की तरह पढ़ा था ना। बताओ, इसका इस वाले ऑप्शन का राइट आंसर देखो, UI कंपोनेंट्स जो कि दैट आर ड्रॉन ऑन द स्क्रीन इंक्लूडिंग बटन, लिस्ट, फॉर्म्स, इनको क्या कहते हैं? कौन सा वो UI कंपोनेंट है जो कि क्या करता है? स्क्रीन पे दिखाता है बहुत सारी चीजों को, वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यू कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यू कहते हैं। तो उस वाले ऑप्शन का राइट आंसर क्या था? उस वाले ऑप्शन का राइट आंसर था व्यू। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, बताना। अच्छा, इन एंड्रॉइड इज अ abstract description of the operation to be performed. It can be
used with start activity to launch an activity. आप इतने से ही समझ सकते हो इसमें से कौन सा ऐसा जो है एलिमेंट है या कौन सा ऐसा टूल है जो कि स्टार्ट एक्टिविटी के साथ ओपन होता है और लॉन्च एन एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी के साथ एक एक्टिविटी को लॉन्च करता है। कौन सा है ऐसा जो स्टार्ट एक्टिविटी के साथ लॉन्च करता है? इट इज इंटेंट। अभी आपको जस्ट पहले बताया था कि वो कौन सा है, वो इंटेंट है जो कि स्टार्ट एक्टिविटी के साथ किसी एक्टिविटी को लॉन्च करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना, विच मेथड इज यूज टू लॉन्च अ न्यू एक्टिविटी और गेट अ एग्जिस्टिंग एक्टिविटी टू डू समथिंग न्यू। तो which method is used to launch a new activity? Which is used to launch a new activity? It is start activity। और इससे पहले कंटेस्ट का मतलब होता है इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, द एक्शन इज एन इंटेंट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सेट बाय एक्शन। देखो, अब आप लोग बताना कि सेट एक्शन नाम के फंक्शन का यूज आप लोग बताना कि जब हम लोग जो है इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज करते हैं और किसी अदर कंपोनेंट को कॉल करते हैं फ्रॉम अदर एप्लीकेशन, उस टाइम पे हम किस नाम के मेथड का यूज करते हैं? सेट एक्शन का या सेट का या एक्शन का या सेट्स एक्शन का, किसका यूज करते हैं? और उसमें हम URL पास करते हैं जिस कंपोनेंट को कॉल करना है इन इम्प्लिसिट इंटेंट। इट इज व्हाट? इट इज सेट एक्शन। इट इज सेट एक्शन। यह मैं आपको कई बार दिखा चुकी। सेट एक्शन नाम का मेथड होता है जो कि किस में यूज किया जाता है? इम्प्लिसिट इंटेंट में यूज किया जाता है। ठीक है, व्यू रिफर्स टू द व्यू। व्यू किस क्लास को रिफर करता है? अभी एक चीज आप देखो, जो भी क्लास कॉल की जाएगी, इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है? जो भी क्लास कॉल की जाएगी वो इधर होगी लास्ट में, और जो भी क्लास होती है उसका लास्ट का उसका फर्स्ट वाला जो लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तो जो भी क्लास कॉल की जा रही है, जो क्लास इनहेरिट की जा रही है, जो कहीं पे भी यूज की जा रही है या इंपोर्ट की जा रही है जावा में, तो उसमें लास्ट में वो क्लास का नाम रहेगा और उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे इसमें सेम है, बस स्मॉल कैपिटल का फर्क है, लेकिन इसमें पहला लेटर कैपिटल नहीं है, मतलब ये वाला सही नहीं है। इसमें से कौन सा वाला सही है? ये सही है। और ये इन दोनों नाम की तो कोई क्लास ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें वैसे मैंने लिखा है बी बट ए, बट इट इज नॉट ए, इट इज बी। विच वन इज द राइट आंसर? ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा भी है। एंड्रॉइड व्यू डॉट व्यू किस नाम की क्लास है? व्यू डॉट व्यू नाम की क्लास है जो कि यूज की जाती है। ओके, तो जो क्लास होगी वो उसका पहला इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। आप इससे भी समझ सकते हो यहाँ पे। अब देखो क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हर एक कंपोनेंट में, एंड्रॉइड में जितने आपको यूआई कंपोनेंट्स मिलेंगे उनमें दो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से? उनमें दो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से? लेआउट अंडरस्कोर हाइट एंड लेआउट अंडरस्कोर विड्थ। ठीक है, लेआउट अंडरस्कोर हाइट एंड लेआउट अंडरस्कोर विड्थ, ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि क्या करते हैं? बिल्कुल हर एक कंपोनेंट में होते ही होते हैं। इनमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। इनमें दो एट्रीब्यूट, जब आप किसी भी कंपोनेंट का हाइट विड्थ डिफाइन करोगे तो हाइट विड्थ में कुछ वैल्यू भी दोगे कि कितनी वैल्यू रहेगी। अब एंड्रॉइड में हम लोग जो है आप अब बाकी वैल्यू तो दे ही सकते हो कि 20 पिक्सल, 20 SP, 14 SP, ऐसे। SP that means scalable pixel, that is mostly used unit in Android। SP scalable pixel, जहाँ पिक्सल स्केलेबल हो तो बढ़ाने पे बढ़ जाएंगे, घटाने पे घट जाएंगे, इस तरीके के। तो होता क्या है, कि जब आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हो, जैसे देखो मान लो आपने एक ये स्क्रीन है आपकी, दूसरा देखो
एक बार शॉर्ट में देखना, कोई बहुत ज्यादा दिखे इसकी जरूरत नहीं है। आई होप थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। मान लो ये स्क्रीन है आपकी, ठीक है, और इस स्क्रीन में आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम किस नाम की क्लास का यूज करते हैं बताओगे? हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो उसमें हम किस नाम की क्लास का यूज करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस नाम के कंपोनेंट का यूज करते हैं? रिप्लाई किसका यूज करते हैं? इट इज एडिट टेक्स्ट। यस, वेरी गुड। कमलेश, कंटेस्ट नहीं, कंटेस्ट नहीं, इट इज एडिट टेक्स्ट। मैंने कंपोनेंट पूछा, मैंने व्यू पूछा। एडिट इज इट एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब देखो, मान लो ये आपकी एक स्क्रीन है, ठीक है, ये आपकी एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना, एक एडिट टेक्स्ट बनाना। अब ये स्क्रीन है, ये इसका पेरेंट है, ठीक है, स्क्रीन इसका पेरेंट है। आपने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आपका छोटा बना। इसमें आप दो तरीके की प्रॉपर्टी पास कर सकते हो। हर एक हाइट और विड्थ में दो प्रॉपर्टी आप पास कर सकते हो। क्या? एक है कॉमन एट्रीब्यूट जो कि है हाइट, दूसरा कॉमन एट्रीब्यूट है जो कि है विड्थ। हाइट और विड्थ दोनों में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जिनका नाम है कॉमन वैल्यूज है। ये है एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू हो सकती है मैच पेरेंट और रैप पेरेंट। मैच पेरेंट और रैप अंडरस्कोर कंटेंट। मैच पेरेंट का मतलब क्या होता है? मैच पेरेंट नाम से समझ में आ रहा है ना कि अगर मैंने क्या किया, इसकी हाइट मैंने दे दी मैच पेरेंट, इसकी इस टेक्स्ट बॉक्स की हाइट मैंने दे दी मैच पेरेंट। ये क्या करेगा? ये अपने पेरेंट से की जितनी हाइट है उतनी हाइट ले लेगा। इसका मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स की हाइट, इसके पेरेंट की हाइट कितनी है? पूरी एक्टिविटी भर की। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की भी हाइट कितनी हो जाएगी? पूरी एक्टिविटी भर की। समझ गए? अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स की हाइट मैच पेरेंट ना लेके मैंने रैप कंटेंट के लिए, रैप कंटेंट इसमें आए हुए कंटेंट के हिसाब से रैपिंग हो, इसका मतलब कि आपका टेक्स्ट बॉक्स छोटा सा बनेगा, जितना उतना स्पेस जितने में टेक्स्ट नॉर्मली लिख जाए, ठीक है। तो मैच पेरेंट का मतलब होता है जिसके अंदर ये बनाया गया है उसकी हाइट से मिलता जुलता, उसकी विड्थ से मिलता जुलता हाइट विड्थ ले लेगा। रैप कंटेंट का मतलब होता है इसको अपने अंदर कंटेंट लिखने के लिए जितने स्पेस की जरूरत है उतना ही ले। अगर मैंने इसका इस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ की बात कर, इसकी ये विड्थ, अगर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ इतनी ही ली तो इसका मतलब ये रैप कंटेंट है, आप इतना टेक्स्ट लिखोगे बस। अगर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ मैच पेरेंट ली, इसका मतलब पूरा विड्थ कितना हो जाएगा स्क्रीन भर का, इतना बड़ा। सो दिस इज मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट प्रॉपर्टी। तो रैप कंटेंट वैल्यू जो कि दो डिफॉल्ट वैल्यूज आती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो अब आप बताना कि कौन सा ऐसा आपका एलिमेंट है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका मतलब होता है कि इट विल ऑक्युपाई द कंप्लीट स्पेस अवेलेबल ऑन द डिस्प्ले ऑफ द डिवाइस। कंप्लीट स्पेस दिस पेरेंट प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, पूरा स्क्रीन भर का स्पेस। कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्क्रीन भर का स्पेस लेगी? स्क्रीन भर का स्पेस कौन सा लेगा? मैच पेरेंट। कौन सा है जो कि स्क्रीन पूरे स्क्रीन का स्पेस लेगा? इट इज मैच पेरेंट, ठीक है। एंड कौन सा प्रॉपर्टी है जिसका मतलब है कि इट विल ऑक्युपाई ओनली दैट स्पेस as required for its content to display, only that space that is required to display the content. Which one is used? It is, सबसे पहले तो रैप पेरेंट नाम का कोई क्लास, कोई वैल्यू ही नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। सो नीलू और ये कॉपी एक स्टूडेंट ने बताया था, ये आप गलत बता रहे हो। विच वन इज? इट इज रैप कंटेंट। गॉट इट? ठीक है। अब बताओ व्यूज। व्यू का मतलब है कि जितनी भी व्यूज दिख रही हैं उनको हम व्यू कहते हैं, व्यू क्लास कहते हैं, जो वेबकिट लाइब्रेरी से आई हुई है। किससे स्टार्ट होती है?
लाइक टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, प्रोग्रेस बार, या जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो इनमें किससे स्टार्ट होती है? ब्रैकेट से नहीं स्टार्ट होती है भाई, ब्रैकेट से फंक्शन स्टार्ट होता है। अब इतनी चीज़ें, इतना समझ तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट ये इस ब्रैकेट से फंक्शन के बाद हम उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं, उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। किसी फंक्शन के अंदर कंटेंट हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ये सब आपके जावा पेज पे लिखे जाने वाले जो है स्पेशल सिंबल्स हैं। हमेशा व्यू का मतलब क्या है? जो दिख रहा है। व्यू का मतलब है यूआई कंपोनेंट्स। तो यूआई कंपोनेंट्स जो स्टार्ट होते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं, वो इससे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इन चीजों का आप कम से कम ध्यान रखें। बताओ, टू इम्बेड अ वेब ब्राउजर। अब आप बात सुनना, अगर आप चाहते हो कि हमारा एक पेज है, जो मैंने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, ये techfile.in/home/our-placement, ये तो हमारा वेब एप्लीकेशन है जो हमारे URL के थ्रू चल रहा है। मैं सेम यही पेज, जैसा इसका यहाँ पे व्यू दिख रहा है, सेम यही व्यू मैं एंड्रॉइड में दिखाना चाहती हूँ, एंड्रॉइड की एक स्क्रीन में दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आप किसी वेब एप्लीकेशन का कोई पेज एंड्रॉइड की किसी एक्टिविटी में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस व्यू का यूज करेंगे? तो उसका नाम होता है वेब व्यू। क्या नाम होता है उसका नाम होता है वेब व्यू। वेब व्यू नाम का एक टैग आएगा आपके पास, एक व्यू आएगा, एक कंपोनेंट आएगा, जैसे एडिट टेक्स्ट है, जैसे जो है बहुत सारे टैग्स हैं आपके पास, वैसे ही एक वेब व्यू नाम का आपको कंटेंट मिलेगा, जिसके अंदर कंपोनेंट मिलेगा, जिसके अंदर आप किसी भी वेब ब्राउजर पे लिखी हुई चीज को, लिखे हुए कंटेंट को एक्टिविटी में इंप्लीमेंट डाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, ऐसा समझ आ रहा है सबको? बताओ, समझ आ रहा है? चीजें समझ रहे हो? एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट सुनना। To display text, which control you will use? कहेगा to input text, कहेगा to input text। ओके, क्या कह रहे हो मैम? प्लीज कल का वीडियो अपलोड कर चुके, कब का भेज भी चुके सारे ग्रुप में। अगर कहेगा टू इनपुट टेक्स्ट, तो देखो, जब जितने भी क्वेश्चन आपको MCQ में मिलेंगे ना, सारे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, ठीक है। एक बार मत पढ़ना, सारे क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। और ऐसा मत समझना कि मैं तो क्वेश्चन देखते ही समझ गया कि आंसर क्या होगा, ये सब ज्यादा तेज बनने वाली बात ना करना। तो हर क्वेश्चन आप जब 2 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें एक बार पढ़ने के बाद कुछ समझ आएगा, दूसरी बार पढ़ने के बाद कुछ समझ आएगा, तब आप उसको अच्छे तरीके से समझना। टू इनपुट टेक्स्ट की अगर बात आएगी तो वो होगा एडिट टेक्स्ट। टू डिस्प्ले टेक्स्ट की अगर बात आएगी तो वो होगा टेक्स्ट व्यू, ठीक है। व्यू टेक्स्ट कुछ है नहीं, और लेबल का यूज यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। तो वो है टेक्स्ट व्यू, जिसका यूज हम लोग टेक्स्ट दिखाने के लिए यहाँ पे करते हैं। बताइए, there are 2 attributes that are necessary for every view. These attributes are Android colon layout height and Android colon layout width. क्या ये सही है कि गलत है? 2 controls are बिल्कुल compulsory for the each views. Yes, it is true. Okay. Okay. एक व्यू को हम एंड्रॉइड की लैंग्वेज में विगेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विगेट्स भी कहते हैं। तो द ऑल कंपोनेंट्स, द ऑल व्यूज is also known as widgets in the language of what? In the language of Android. A view is also known as widget in Android. Okay, any visual any designing part that is visible on the screen and interactive with from which the user can interact is called a widget also. Okay, the all components by which user can interact with the screen, interact with the activity is also known as widgets. Okay, in Android, many activities are known as
Many activities are known as mini activity. A part of activity, a small activity, okay, is known as what? It is known as fragment. Fine. Yes. The log.d method, बताओ, log.d method has been used to generate log messages. Yes. log.d नाम का, log.e नाम का, log.v नाम का, ये सारे ऐसे ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जिनका यूज हम लॉग मैसेजेस जनरेट करने के लिए कर सकते हैं. तो इट इज ट्रू. फाइन. एंड द which callback that means which method is used when activity is no longer visible. बताओ, अब बताना, अब सबको सही आंसर करना है. when activity is no longer visible, which callback is used? It is on stop. सब लोग गलत बता रहे हो. It is on stop. Which callback, that means which method is called? Which callback, that means कि क्या कह रहा है कि अगर आपसे ऐसा पूछता कि जब लॉन्गर अब कोई ज्यादा एक्टिविटी आपको विजिबल नहीं है, फिर से आपने एक्टिविटी खोला, ओके, एक्टिविटी विजिबल नहीं थी, फिर से आपने वही एक्टिविटी खोला, तब कौन सा मेथड कॉल होगा? तब आप कह सकते थे ऑन रीस्टार्ट. लेकिन कह रहा है कि व्हेन एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल, अगर देखो पार्शियल विजिबल, इफ पार्शियल विजिबल देन इट इज पॉज्ड. if there is no activity not visible on the screen, even not partial visible on the screen, then there is a stop method. Okay, there is a stop method which is called. and on destroy, ये आपसे on destroy अगर पूछेगा तो अच्छे तरीके से उसको लिखेगा कि जब हम एक्टिविटी को बिल्कुल फिनिश कर देते हैं या हटा देते हैं, तो उस टाइम पे हम मतलब उस टाइम पे कौन सा कॉल बैक होता है, तो आप बोलते क्या ऑन डिस्ट्रॉय. तो इट इज ऑन स्टॉप, क्योंकि आप जानते सब हैं, पर सिर्फ एक मनीष तिवारी ने सही बताया. इट इज ऑन स्टॉप. when activity is no longer visible on the screen, then it is on stop method that is called. next बताओ, अब यहां देखना, which callback is called when activity restarts. बोल रहा है after stopping it. जब एक्टिविटी रीस्टार्ट होती है, एक बार स्टॉप होने के बाद एक्टिविटी फिर से रीस्टार्ट होती है, उस टाइम पे कौन सा मेथड कॉल होता है? अरे यार शुभांशी, तुम ऑन डिस्ट्रॉय कैसे कह रही हो, जब कह रहा है कि एक बार स्टॉप होने के बाद फिर से रीस्टार्ट हो रही है, तो डिस्ट्रॉय कैसे हो गई? डिस्ट्रॉय जब पूछना होगा उसको तो अच्छे तरीके से लिखेगा, कंफ्यूज ना हो. ओके, so which one is called? it is the method is on start method. तो यहाँ पे जब on start इसको पूछना है तो अच्छे तरीके से आपको लिख के देगा कि when activity restarts या again start, we again start when activity after stopping it, then which callback is called? it is on start. ठीक है, चलो बताना. देखो, जब हम चेकबॉक्स, अच्छा, ऑन चेक्ड चेंज लिस्नर, देखो क्या है कि जब हम कोई टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, उसमें दो मेथड्स होते हैं. एक होता है ऑन ब्लर, एक होता है ऑन की अप, या कुछ इस तरीके के फंक्शंस जो हैं, इवेंट्स जो हैं, वो काम करते हैं किस पे? टेक्स्ट बॉक्सेस पे. ऑन क्लिक लिसनर काम करता है किस पे? बटन पे. और साथ ही साथ ऑन चेक्ड चेंज का मतलब है कि कोई ऐसे कंट्रोल्स जो कि क्या हो सकते हैं, कोई ऐसे कंट्रोल्स जो कि जिनकी करंट स्टेट बदल जाती हो कब? चेक करने पे. तो वो क्या है? वो रेडियो बटन और चेकबॉक्स दोनों है. रेडियो बटन और चेकबॉक्स जो हम लोग बनाते हैं, उनमें जो मेथड काम करता है, उनमें जब हम उसके स्टेट को चेंज करते हैं, मतलब चेक से अनचेक किया या अनचेक से चेक किया,
ऐसे रेडियो बटन में चेक से अनचेक किया या अनचेक से चेक किया, तो उस टाइम पे जब जो मेथड का कॉल होता है उसका नाम होता है अनचेक्ड चेंज लिसनर। इसको आप याद रखेंगे, अनचेक्ड चेंज लिसनर। तो वो रेडियो बटन और चेकबॉक्स दोनों में ही काम करता है। अच्छा देखो, जब एक एक्टिविटी शट डाउन होती है, शट डाउन का मतलब क्या है कि बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई, हट गई, इट इज शट डाउन, इट इज ऑफ। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मेथड, जो हमारा कॉल बैक कॉल होता है, जो मेथड कॉल होता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल का, वो होता है डिस्ट्रॉय मेथड। लेकिन जब हमें डिस्ट्रॉय को कॉल करना हो, जब हमें क्या करना हो, कोड लिख के, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि हम मान लीजिए एक तो स्थिति ऐसी हो गई, एक तो आपको ऐसा होगा कि आपने एक्टिविटी को आपने मिनिमाइज किया और फिर आपने उसको क्लियर कर दिया, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई। एक ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपने देखा होगा, आप फोन पे चला रहे हैं या आप गूगल पे चला रहे हैं, आप बैक बटन को प्रेस करते हो, पूछता है डू यू रियली वांट टू एग्जिट, आपने बोला यस, जैसे आपने यस किया खत्म हो गया, मतलब आपका ऐप बंद हो गया। अब फिर से आप स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जब आप लोग उसमें ऑप्शन चूज करते हो ना डायलॉग बॉक्स में कि डू यू रियली वांट टू एग्जिट, यस और नो, तो नो पे क्लिक करने पे तो कुछ नहीं होता, करंट एक्टिविटी पे बने रहते हैं। लेकिन यस पे क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल किया जाता है जो कि करंट एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। दैट फंक्शन इज कॉल्ड फिनिश, नाम का फंक्शन है, दैट इज यूज्ड टू फिनिश द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टिविटी। ओके, बंद कर देता है उसको, डिस्ट्रॉय कर देता है उसको, समझ आया? तो उस फंक्शन का नाम क्या होता है? उस फंक्शन का नाम होता है फिनिश नाम का फंक्शन। व्हेन अ बटन क्लिक, विच लिसनर यू कैन यूज, बताओ, व्हेन अ बटन क्लिक विच लिसनर यू कैन यूज? So it is which listener? It is on click listener. अभी आपने इससे पहले भी पढ़ा। ओह, ये अगेन मैंने वही क्वेश्चन वो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चंस आ गए हैं। टू इम्बेड अ वेब ब्राउजर इन योर एक्टिविटी, विच व्यू यू कैन यूज? इट इज वेब व्यू। वेब व्यू नाम का एक टैग है दैट यू कैन यूज। ये बताइएगा, विच कंट्रोल वर्क्स एज अ ड्रॉप डाउन इन एंड्रॉइड? जो हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जिसको हम ड्रॉप डाउन कहते हैं, उसको यहाँ पे किस नाम के कंट्रोल से बनाया जाता है, किस नाम के कंपोनेंट का यूज किया जाता है? तो कॉम्बो बॉक्स का यूज नहीं किया जाता। लिस्ट, तो लिस्ट व्यू है जो बिल्कुल लिस्ट दिखाती है। स्पिनर वो क्लास है जिसका यूज करके एंड्रॉइड में हम क्या बनाते हैं? ड्रॉप डाउन बनाते हैं। समझ आया? स्पिनर नाम का ऐसा कंपोनेंट आपको मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, जिसका यूज करके हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट में भी पूछ सकता है और कई चीजों में पूछ सकता है। विच कंपोनेंट इज नॉट एक्टिवेटेड बाय इंटेंट? इंटेंट का यूज करके आप बहुत सारी चीजें कॉल कर सकते हो, लेकिन इनमें से कौन सा है जिसको आप कॉल नहीं कर सकते हो? बताओ, इसमें से कौन सा है जिसको आप कॉल नहीं कर सकते हो? किसको हम कॉल नहीं कर सकते? इनमें से क्या है जिसको हम कॉल नहीं कर सकते? सब लोग बताएंगे। So it is content provider. It is content provider which cannot be called by intent. Services, broadcast, activity and other component can be called by using intent. Okay. तो जो कॉल नहीं किया जा सकता, आपने सुना, आपने वो भी किया होगा कि हम लोग सर्विसेज को एक्टिवेट करते हैं बाय यूजिंग इंटेंट, है ना? फिर वो सर्विसेज रन होती हैं, फिर ब्रॉडकास्ट में मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो ये सब सर्विसेज यूज होती हैं। सर्विसेज को कॉल कर सकता है, ब्रॉडकास्ट को कॉल कर सकता है, अदर कंपोनेंट को कॉल कर सकता है, एक्टिविटीज इन द सेम ऐप कॉल कर सकता है, बट कंटेंट प्रोवाइडर कैन नॉट बी कॉल्ड बाय यूजिंग इंटेंट। ओके, लुक, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो आप लोग बताइएगा जरा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो, हम लोग जब एक्टिविटी, सपोज देयर आर 2 एक्टिविटीज इन एप्लीकेशन, एक का नाम है एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, ऐसा कुछ नाम है।
आप एक्टिविटी 2 को कॉल करना चाहते हो एक्टिविटी 1 का यूज करके, क्या यू वांट टू इन्वोक कॉल करना चाहते हो टू विच एक्टिविटी 2 फ्रॉम विच एक्टिविटी 1? एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 को कॉल करना है। इट इज एक्सप्लिसिट कंटेंट, इट इज एक्सप्लिसिट इंटेंट, और इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें बनाया जाएगा। आप बताइए कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? वेरी गुड, लगभग लोगों ने सही बताया कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या है कि ठीक है, तो अब देखो, तो इसमें है क्या कि यहाँ पे क्या है कि सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसमें 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, और 2 पैरामीटर्स में हम पास करते हैं कि किससे कॉल करना है, किसको कॉल करना है। तो ठीक है, किससे कॉल करना है, किसको कॉल करना है, ये हो गया दिस, ये हो गया एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, इसको कॉल करना है। और यहाँ पे एक स्टार्ट एक्टिविटी नाम का फंक्शन यूज होता है। जब तक आप ये फंक्शन नहीं लिखोगे, आपने इंटेंट बना दिया, लेकिन जब तक आप स्टार्ट एक्टिविटी का यूज नहीं करोगे ओपन नहीं होगा, मतलब फाइनली रन नहीं होगा, ऐसा समझ लो। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब इस वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखो क्या है कि इन द शॉर्ट फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसी लाइन को आपने यहाँ पे क्या किया, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आपने यहीं बनाया, फिर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने इसको कॉल किया। इसी सेम चीज को आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। जैसे देखो इसमें आपने क्या पास किया है, इसमें आपने इंटेंट पास किया है, इसमें आपने क्या पास किया, इंटेंट ऑब्जेक्ट ही तो पास किया है। और इस ऑब्जेक्ट में आया क्या है, ये पूरी वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में आया क्या है, न्यू इंटेंट दिस एक्टिविटी, यही तो आया है। तो आप इस इंटेंट के जगह पे डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हो, ठीक है, इसमें इसके जगह पे इंटेंट ऑब्जेक्ट के जगह पे आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी इन शॉर्ट फॉर्म दिस ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, तो पहले ही हम ऊपर इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और फिर उसमें हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी हम कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, डायरेक्ट कॉल किया, तो पहले इसके अंदर लिखा हुआ ये स्टेटमेंट रन होगा, फिर उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी से कॉल होगा। ठीक, नेक्स्ट बताना। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा कि हम स्टार्ट एक्टिविटी का यूज कर रहे हैं टू इन्वोक अनदर एक्टिविटी। इफ यू नीड टू पास डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, देखो जब आप एक एक्टिविटी कॉल कर रहे हो, साथ ही उसको कुछ डेटा भी दे रहे हो कि भाई एक्टिविटी 2 को कॉल भी करो और उसको ये डेटा भी देना साथ में, बंडल क्लास में बना के आपने उसको दे दिया, तो कुछ डेटा भी जब एक एक्टिविटी अपने साथ में एक इंटेंट अपने साथ में ले जा रहा हो, उस टाइम पे आप इन दोनों में से कौन से का यूज करोगे, बताओ। उस जब डेटा ले जा रहा हो, पास डेटा बैक फ्रॉम एन एक्टिविटी, उसका आप किसका यूज करोगे, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का यूज करोगे। किस टाइम पे, व्हेन यू नीड टू पास डेटा बैक फ्रॉम एन, ठीक, और जब you need to call an activity then you will use start activity. When you need to pass data back from an activity you will call start activity for result. फाइन। अब देखो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग से देगा। इसकी फॉर्मेट थोड़ा बिगड़ जाता है बार बार, चलो बताना। टेक्स्ट नेम, चलो बताओ। देखो कह रहा है कि हाउ विल यू रिफरेंस अ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इन जावा। देखो क्या है कि आपके पास, देखो क्या है कि आप एक चीज बताइएगा,
मैंने आपको कल भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बोला कि आपके पास क्या है, आपके पास एक कंट्रोल है, एक कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। आपने एक एक्टिविटी बनाया, आपने क्या किया, आपने एक एक्टिविटी बनाई। ये एक्टिविटी कौन सी फाइल है, आप थोड़ा थोड़ा इसको देखिए। ये एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की फाइल है। किसकी फाइल है, ये डॉट एक्सएमएल की फाइल है। इस एक्सएमएल की फाइल पे आपने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, ठीक। इस टेक्स्ट बॉक्स की एक आईडी भी दे दी आपने, कौन सी, txt1 नाम की। मान लीजिए कि आपने इसकी एक आईडी दे दी txt1 नाम की। अब आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, इस बटन के क्लिक करने पे, ये एक बटन है, ये एक बटन है, ये एक बटन बनाया है मैंने। अब मैं चाहती हूँ कि इस बटन के क्लिक करने पे मैं कोई भी काम कर पाऊं, या मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा लिखा गया है, जैसे दिव्या लिखा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, मैं उसको दूसरे पेज पे गेट करूं। कहाँ पे मैं उसको गेट कर पाऊं, जावा वाले पेज पे। तो मैं क्या करूंगी, अब देखो ये एक जावा का पेज है। ये कौन सा पेज है, ये जावा का पेज है। अब आप देख रहे हो कि ये एक्सएमएल के पेज पे टेक्स्ट बॉक्स बना है। आपको गेट कहाँ करना है, उसको जावा वाले पेज पे। भाई किसी भी कंट्रोल पे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आपको उसे जावा वाले पेज पे भी गेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग 2 लाइन का कोड लिखते हैं। चलो दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली, यहाँ से समझ लो। अब मैंने ऐसे आपको बताया, जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हमें कोई भी एक्सएमएल फाइल पे, डॉट एक्सएमएल फाइल पे आपने कोई कंट्रोल बनाया, और कोई भी कंट्रोल है, जब उस पे कोई भी टास्क, उस पर्टिकुलर उस कंटेंट पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है, कहाँ, जावा वाले पेज से, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस भी टाइप के कंट्रोल का पे टास्क परफॉर्म करना है, हम उस टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। समझिएगा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स एक बनाया हमने, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करनी है, तो इधर टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का मतलब एडिट टेक्स्ट है ना, एडिट टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट किसी भी नाम से आप बना सकते हो। और फिर क्या करोगे, आप इस नाम के वेरिएबल में आप उस एक्सएमएल फाइल पे बनाए गए कंट्रोल का रेफरेंस गेट करोगे। ऐसा समझ लो, उस एक्सएमएल फाइल पे बनाए गए कंट्रोल का क्या करोगे, रेफरेंस गेट करोगे। कहाँ, जावा वाले पेज पे। उसके लिए आपको के पास एक फंक्शन होगा, फाइंड व्यू बाई आईडी। किस नाम का, फाइंड व्यू बाई आईडी नाम का। तो यहाँ पे आप लिखोगे txt1 इक्वल्स टू, ये जो आपने वेरिएबल बनाया था, txt1 इक्वल्स टू, आप लिख दोगे फंक्शन, कौन सा, फाइंड व्यू बाई आईडी, और फिर इसके अंदर पास कर दोगे क्या, r.id। अब बोलोगे ये r.id क्या है, तो आपको पता है कि जितने भी कंपोनेंट्स एंड्रॉइड में बनाए जाते हैं, सारे कंपोनेंट्स के लिए एक फाइल जनरेट होती है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है। उन सब में हर एक एक्सएमएल पेज पे बनाए गए हर कंपोनेंट की एक ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो जाती है। तो वही r.id है, और r.id के बाद हम इसकी आईडी लिखते हैं। जो एक्सएमएल पेज पे आपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी मान लीजिए बनाया था, टेक्स्ट बॉक्स 1, या आपने नेम नाम का आईडी बनाया था, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे r.id.name। इससे क्या होगा, एक्सएमएल पेज पे बनाया गया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ जावा वाले पेज पे एक्टिव हो जाएगा। किस नाम से, txt1 नाम से। अब आप कोई भी इस पे टास्क परफॉर्म कर सकते हो जावा वाले पेज से। जैसे देखो, आप चाहते हो उसकी वैल्यू गेट करना, तो लिख दो txt1.getText नाम का फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। उसको एक वेरिएबल में रख लो, लिख दो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू txt1.get। एक चीज और करना पड़ेगा, जब फाइंड व्यू बाई आईडी करोगे तो यहाँ पे इसको पूरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट टाइप में। तो इस तरीके से हम लिखते हैं, और इस तरीके से हम किसी भी एक्सएमएल पेज पे बनाए गए कंपोनेंट का रेफरेंस जावा वाले पेज पे गेट करते हैं, और फिर उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। So this is a way to access any control from the XML file to the Java file। तो अब आप मुझे समझ के जरा बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखो, अब आपको मैं प्रॉब्लम बताती हूँ।
सबसे पहली प्रॉब्लम आप समझिए। अब आप बताइए इसमें से कौन सा वाला सही है, ध्यान से देखिएगा कौन सा सही है। पहला वाला सही नहीं है। पहला वाला सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी के पहले एडिट टेक्स्ट नहीं लिखा गया। एडिट टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एडिट टेक्स्ट में यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला सही लग रहा है आपको? ये वाला सही है। पहले हमने एडिट टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, उसी वेरिएबल में हमने r.id का यूज करके हमने रेफरेंस गेट किया, उसको एडिट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। ये वाला सही क्यों नहीं है? ये वाला सही क्यों नहीं है? कोई बताएगा ये वाला सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें r.id नहीं लिखा गया और आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपको एक्सएमएल पेज के किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए r फाइल की जरूरत पड़ेगी। समझे? तो विच वन इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। कुछ समझ आ रहा है? बताओ। अब बताना, इसमें बताओ, इसमें बताओ कौन सा वाला सही है। रेडियो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब हमें ये बनाना है, रेडियो बटन ऐसे हमने बनाया, ऐसे हमने रेडियो बटन बनाया, तो इसके लिए इसमें से कौन सा सही है? कह रहा है कि द ऐप यूजर कैन सिलेक्ट ओनली वन रेडियो बटन, one radio button only at a time. The app user can select 2 radio buttons at a time. The only purpose of radio group tag is to adding a group of colors in the inside. Colors add करना है. It is not a XML code, it is a code, clean code नहीं. इसमें से कौन सा वाला सही है? सबसे पहली चीज तो भैया आप समझ लीजिए कि अगर आपने 2 रेडियो बटन को रेडियो ग्रुप के अंदर रख दिया तो which one is the right answer? Which one is the right answer? A is the right answer. You can choose only one radio button at a time. This is the purpose of adding within radio group. कल भी मैंने बताया था आपको। अब बताइए ये which layout arrange its all widgets in the position relative to each other. रिलेटिव पोजीशन पे कौन सा वाला लेआउट डालता है? रिलेटिव लेआउट डालता है। कल भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। ठीक, अब बताइए ये यहां से आप समझ सकते हो। विच लेआउट अरेंज अदर व्यूज आइदर हॉरिजॉन्टल इन अ सिंगल कॉलम और वर्टिकल इन अ सिंगल रो। Which layout arrange all its widgets in a horizontal format or vertical format? Which one? It is the, yes, linear layout is the correct answer. समझ गए? अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे in the Android the most suitable unit to initialize font size or height or weight or anything, it is SP. The full form of SP is scalable pixels. So this one is the right answer. अगर आपको टेक्स्ट साइज किसी का भी बढ़ाना घटाना हो तो आप SP का यूज करेंगे। ये यूनिट एंड्रॉइड के पिक्सल्स के लिए सबसे सुटेबल यूनिट मानी जाती है। ठीक है, अब बताना, देखो कह रहा है कि which one of the following is true about the following line of code. बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था? जब आपको कोई जावा के पेज के साइड से आप क्या करना चाहते हो, आप कोई बटन पे, किसी भी बटन पे आप कोई क्लिक इवेंट बाइंड करना चाहते हो जावा वाले पेज से, तो एक फंक्शन कॉल होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर तो इवेंट है और उससे पहले कॉल होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो ये क्या है? इट ओनली सेव्स चेंजेस इन द टेक्स्ट फील्ड। नहीं भाई, टेक्स्ट फील्ड का तो ये काम ही नहीं करता, यहाँ बात तो बटन की हो रही है। इट सेट्स द नंबर्स ऑफ क्लिक द यूजर प्रेसेस टू द रन ऑन एप्लीकेशन। नहीं, क्लिक कह रहा है कि ये क्लिक को सेट करता है, नहीं ऐसा नहीं करता। The system execute code you write in the set on click listener function after the user presses on the button. Yes,
ये एक ऐसा फंक्शन है जो बटन पे क्लिक इवेंट को बाइंड करता है और इस फंक्शन के अंदर लिखे गए कोड तब एग्जीक्यूट होते हैं जब कोई पर्सन बटन पे क्लिक करता है. It sets time and date. No, it don't. It doesn't set time and date. It doesn't set like कलर्स, टेक्स्ट फील्ड्स. ये क्या करता है, एक कुछ ऐसे कोड लिखने की का परमिशन देता है जो कोड कब रन होंगे, जब बटन पे क्लिक किया जाएगा तब. ठीक है, कुछ ऐसे करके आपके ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं. From the activity, from the layouts, from the UI components, from the intent. Okay. बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल भी मैंने आपको बताया. So it was good, है ना. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको बताया. बाकी आप देखिए, और 4th चैप्टर अब आपको थोड़ा अलग चैप्टर मिलेगा. बाकी 1st, 2nd, 3rd से जितने पॉसिबल थे मैंने आपको बता दिए. ओके, चलो. सो थैंक यू फॉर द क्लास. PDF अपलोड कर दूंगी एंड वीडियो अपलोड कर दूंगी. ओके, सो थैंक यू. एंड 4th चैप्टर मैं बताऊंगी कब से स्टार्ट होगा. एंड हाँ, PDF टेलीग्राम पे अपलोड, टेलीग्राम पे नहीं अपलोड होगा यार, अपलोड होगा पैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना. ठीक है. सो ओके, तो ठीक है, एक फाइल में रजिस्टर्ड हूँ. ठीक है, अच्छी बात है रजिस्टर्ड हूँ. चलो ठीक है, तो लॉगिन कर लेना, वहाँ से तुम लोग को मिल. अभी एक वीडियो बनाई हूँ कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, वो देख लेना. एक बार वीडियो देख लेना जो मैंने बताया है, या फिर